वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू इन द सेकंड पार्ट ऑफ द मैकेनिकल वीडियो सीरीज़। पहली वीडियोस में हमने देखा था सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स और डिफरेंस सेंटर और मास ऑफ ग्रेविटी में और मोशन सेंटर ऑफ मास की। इस वीडियो में हम जितना हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम देखेंगे। न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आपको स्लाइड पे 1 बाय 1 दिख जाएंगे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल इज 1.3 10⁻⁸ मीटर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द कार्बन एटम। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा आप जानते हो इसमें कार्बन का एक एटम होता है, एक ऑक्सीजन का एटम होता है जो मिलकर के एक कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जनरेट करता है। और उसकी जो शेप होगी कुछ इस तरीके से होगी, कार्बन यहाँ पर मान लीजिएगा, ऑक्सीजन आप यहाँ मान लीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर थिंग हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है वो हमें कार्बन के रिलेट करना है। कार्बन रिलेटिव का मतलब ये है कि सिस्टम को आप ऐसा मान सकते हो कि दिस सिस्टम इज रोटेटिंग अराउंड द कार्बन रिगार्डिंग एज द सेंटर ऑफ द सिस्टम। मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आप कार्बन के चारों ओर घुमा रहे हो। तो इसका मतलब कार्बन के सापेक्ष ऑक्सीजन या पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है जिसका रिलेटिव पूछे उसको आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ओरिजिन मान लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कार्बन को ओरिजिन मान करके इस सिस्टम को ऐसा बना लेते हैं। सो ओरिजिन मान करके कार्बन की जो लोकेशन हो जाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0,0 हो जाएगी और डिस्टेंस कार्बन ऑक्सीजन के बीच की हमें दे ही रखी है 1.3 10⁻⁸ मीटर। कन्वीनियंट के लिए इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 130 10⁻⁻10 मीटर और सिंपली 130 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो द लोकेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन विल बी, यहाँ से आने की डिस्टेंस 130 है, बाई एक्सिस में है ही नहीं है, सो बाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट इसके 0 हो जाएंगे बिकॉज ऑक्सीजन टोटली सिचुएटेड along the x-axis not in the y-axis। और मास की बात करें तो कार्बन का मास 12 यूनिट लेते हैं हम, एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। सो मास पहले मास को हमारे पास है 12 यूनिट, दूसरे मास की वैल्यू हमारे पास है 16 यूनिट। पहले मास की जो लोकेशन है उसको हम x1, y1 बोल दें, सो वो हमारे पास है 0,0 एंड दूसरे मास की जो लोकेशन है उसको हम x2, y2 बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 130,0 इन दी एंगस्ट्रॉम। सो जैसे कि आपको दिख रहा है पूरी वैल्यूज हमें लोकेशन वगैरह जो दे रखी है अलग अलग एटम्स की, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने उसको चेंज कर लिया है। सो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन फॉर्म में ही आएगा। सो कार्टेशियन फॉर्म में जो इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी इसको आप यहाँ से निकाल सकते हो जो हमने फॉर्मूला पहले जनरेट किया था। सो XCM center of mass of this system, of this binary system carbon monoxide in the x-axis will be m1x1 plus m2x2 divided by m1 plus m2 and what for the x-axis, sorry y-axis में फॉर्मूला हो जाना है m1 by 1 plus m2 by 2 divided by m1 plus m2। You easily can see from this system that this system is not along the y-axis at all. Totally this system is along the x-axis. So the location of the center of mass will simply lie along the x-axis, not in the y-axis. So the location of y-axis will be 0 of the center of mass. Mathematically आप यहाँ से भी देख सकते हो y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू दोनों 0 है, तो ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे और ओवरऑल 0 वैल्यू आएगी यहाँ पर। सो YCM की वैल्यू 0 है, जो भी वैल्यू होगी हमारे पास XCM की होगी। तो चलिए XCM निकालते हैं। XCM की जो वैल्यू हम देखते हैं, m1 की वैल्यू हमारे पास है 12 यूनिट एंड x1 हमारे पास है 0 प्लस m2 हमारे पास है 16 एंड y2 हमारे पास है x2 हमारे पास है 130 डिवाइडेड बाई टोटल मास इज 12 प्लस 16 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 16 मल्टीप्लाई बाई 130, 16 3 जा 48, 16 by 16 it is 20 and 0 angstrom divided by 16 and 12 it is 28 unit
and this is unit into angstrom, so unit is cancelled by unit and the answer will be only angstrom because this is a location. After solving this value I will get, this is 2080 divided by 28, this is 74.28 something angstrom. If I change this value as the initial value was given in the form of magnitude and some order, so this value will be 74, पहले इसको हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिख लेते हैं, इस बार हम इसको 10⁻⁸ में कन्वर्ट करने के बाद कितना हो जाएगा ये -9 -8, तो दिस इज 0.7428 10⁻⁸ मीटर। सो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और कहाँ पर होगा, ओरिजिन से 0.7428 अप्रॉक्सीमेटली 0.74 मीटर के डिस्टेंस पर होगा और ये डिस्टेंस लाई करेगी 1.3 10⁻⁸ का अगर हम हाफ लें वो यहाँ होगा, जिसका हाफ कितना होता है, इट इज़ 6 एंड 0.65, तो 0.65 होगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर और 0.74 जहाँ वैल्यू आ रही है वो 0.65 थोड़े आगे ही शिफ्टेड होगी। सो दिस मे बी हियर, सो हियर इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। एंड ऐसा क्यों है कि सेंटर ऑफ मास ऑक्सीजन की ओर को ज़्यादा शिफ्टेड है, बिकॉज आप जानती हो जिस ओर को किस सिस्टम का मास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस ओर को ही सेंटर ऑफ मास भी सेंटर ऑफ मास भी लोकेट होता है। सो जैसे ऑक्सीजन का मास कार्बन के मास से ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑक्सीजन की ओर को ज़्यादा है। इस तरीके से आप इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपके स्लाइड पर है। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg एंड 3 kg प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 1 मीटर साइड। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सिस्टम है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल और जो 3 मासेस हैं वो इसके कॉर्नर्स पर सिचुएटेड हैं और वो जो उनकी वैल्यूज़ वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलेगा। सो पहला मास है 1 kg, दूसरा 2 kg, तीसरा 3 kg। सो पहले मास को मैं यहाँ लोकेट कर लेते हैं, मान लीजिएगा ये आपके पास 1 kg यहाँ लोकेट है, दूसरा वाला यहाँ लोकेट है एंड तीसरा वाला यहाँ लोकेट है और इसकी जो साइड दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो 1 मीटर है। तीनों साइड 1 मीटर हमारे पास है। इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर मास होगा वो हमें चेक करना है वो कहाँ पर होगा। देखते हैं क्या होता इसका सेंटर ऑफ मास अगर तीनों कॉर्नर पर सेम मासेस सिचुएटेड होते। सिंपल इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रोइड पर कहीं यहाँ होता, लेकिन तीनों मासेस अलग अलग हैं तो सिंपल सी बात है वो बीच में तो होगा नहीं, वो 3 और 2 के लगा मीन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ शिफ्टेड होगा। चेक करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक बात करेंगे, क्या आपको जिसको भी प्रायोरिटी देनी है, जिस कॉर्नर को भी प्रायोरिटी देनी है उसको आप ओरिजिन मान लीजिएगा और वहाँ से हम फिर देखते हैं इनकी लोकेशन क्या क्या होगी। सो मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए 1 kg वाले कॉर्नर को जहाँ 1 kg मास रखा होगा उसको ओरिजिन मान लेते हैं और तब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व किया जाए। सो जब 1 kg ओरिजिन पर रखा होगा तो इसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी 0,0। 2 kg की लोकेशन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग जो वैल्यू है 1 मीटर है। सो दिस इज़ 1 एंड कोऑर्डिनेट द बाई एक्सिस 0, सो 1,0। अब देखते हैं 3 kg की लोकेशन कितनी है। इसकी लोकेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। तो आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर हम किसी साइड से या किसी कॉर्नर से हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। सो ये पॉइंट बाइसेक्शन पॉइंट है इस डिस्टेंस का। सो दिस इज़ 1/2 मीटर पर इसने यहाँ से कट किया है। ओवरऑल डिस्टेंस 1 मीटर है और ये जो कट किया 1/2 पे किया है। सो एक्स एक्सिस में जो इसकी लोकेशन है वो तो 1/2 हो चुकी है। अब वाई एक्सिस में ये यहाँ से कितना है, कितने ऊंचाई पर 3 kg रखा हुआ है, उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। यहाँ से आप ये डिस्टेंस हमारे पास ये डिस्टेंस
चाहिए, मतलब हमको ये वाई डिस्टेंस, और हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1/2 आ ही है। सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं दिस डिस्टेंस। इसको कन्वीनियंट के लिए थोड़ी देर के लिए मैं बाई मान लेता हूँ। सो बाई की वैल्यू देखते हैं। सो बाई स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दिस वुड बी 4 - 1 √3/2। सो अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली आ चुकी है √3/2 यूनिट। सो हमारे पास लोकेशन आ चुकी है 3 kg की, वो है √3/2 मीटर पर। सो अब हमारे पास तीनों मास इसके लोकेशन से, तो जस्टिफाई कर लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ सिचुएट होगा। चलिए, m1 हमारे पास है 1 kg, m2 हमारे पास है 2 kg, m3 हमारे पास है 3 kg, एंड की लोकेशन m1 की लोकेशन हमारे पास है x1/1 = 0,0, और m2 की लोकेशन x2/2 वो है हमारे पास 1,0, और x3/3 m3 की लोकेशन हमारे पास है 1/2, √3/2। फिर से 2D सिस्टम है x और y में, तो इसका जो सेंटर मास होगा वो x और y दोनों में ही होगा। बट इस बार पूरा सिस्टम y में भी कुछ है और x में भी कुछ है, तो y की वैल्यू इस बार लास्ट क्वेश्चन की तरह 0 नहीं होगी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास निकाल सकते हैं हम यहाँ से। एक्सियम अगेन कितना हो जाना है, m1x1 + m2x2। इस बार ये थर्ड मास हो रहा है, उसके लिए हो जाना है m3x3 डिवाइड बाई टोटल मास m1 + m2 + m3। सेम फॉर द बाई, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो m1 हमारे पास है 1 kg, x1 की वैल्यू 0 है, m2 हमारे पास 2 kg, x2 की वैल्यू हमारे पास अगेन 1 है, एंड प्लस m3 की वैल्यू हमारे पास है 3, एंड x3 हमारे पास है 1/2, एंड डिवाइड बाई m1 है 1, m2 है 2, m3 है 3। ये वैल्यू सॉल्व होकर के आएगी 2 + 3/2 डिवाइड बाई 2 + 3, एंड दिस इज 6, एंड 2 × 4 3, एंड 7/2 6 × 12। So this is 7/12, 2 × 4 and 3 7, and divided by 12. So 7/12 मीटर पर इसका सेंटर मास होगा। x में जो सेंटर मास की लोकेशन वो हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सेम यूज़ होगा, m1/1 + m2/2 + m3/3 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3। सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। m1 is 1 kg, by1 is 0, m2 is 2 kg, by2 is again 0 from here, and plus m3 is 3 kg, and by3 is √3/2, and divide by 2 + 1 3 + 3 6। सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3√3 डिवाइड बाय कितना 2 × 6, और 3 × 6 इक्वल्स टू √3/4 मीटर। सो वाई एक्सिस में जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आई है वो आई है हमारे पास √3/4 मीटर। कंबाइंडली अगर हम लिखें पूरे सिस्टम की जो लोकेशन है सेंटर ऑफ मास के लिए, वो हमारे पास है XCM एंड YCM इक्वल्स 7/12 मीटर, √3 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्लाइड पर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 2 masses 6 unit and 2 units are at position 6i - 7j and 2i + 10j - 8k respectively. Deduce the position of their center of mass. इस क्वेश्चन पे हमारे पास जो मासेज हैं उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे करके इन्होंने उनके वेक्टर फॉर्म दे रखी है, पोजीशन वेक्टर दे रखी है। तो चलिए इसको कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दो मासेज हमारे पास है 6 यूनिट एंड 2 यूनिट। लेट मी राइट दैट। m1 is 6 यूनिट, m2 is 2 यूनिट, राइट। और उनके जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास वो है r1 मान लेते हैं पहले का 6i - 7j, 6i - 7j, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 2 is 2i + 10j - 8k, 2i + 10j - 8k। ये पोजीशन वेक्टर है उन दो मासेस की। सो ये मान लेते हैं कि एक मास यहाँ पर है m1 6 यूनिट का जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इस डायरेक्शन में है, और दूसरा मास मान लेते हैं कहीं यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 यूनिट है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है।
सो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो होगा इस लाइन के अलोंग, तो वो मान लेते हैं वो लगभग यहाँ पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर RCF है। हमें इस पोजीशन वेक्टर की ही वैल्यू निकालनी है कि किस लोकेशन पे से सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ होगा CM, उसका पोजीशन वेक्टर की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो करते हैं। सो वेक्टर फॉर्म में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला से जो हमने फॉर्मूले पहले ड्राइव किए, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस बार वेक्टर फॉर्म में है तो हम वेक्टर फॉर्म में ही अपने फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। सो RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज m1। व्हाट इज m1? mi is 6 unit and r1 is 6i minus 7j plus m2 is 2 unit and r2 है 2i plus 10j minus 8k and divided by total mass is 6 plus 2, so this is 6 plus 2 is 8। इसको बाहर लिख लेते हैं, इसको सॉल्व अलग से कर लेते हैं। ये स्केलर है और ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसके वेक्टर फॉर्म का हर फैक्टर जितना भी स्केलर उतने टाइम्स हो जाना, तो 6 6 जा 36i माइनस 6 7 जा 42j, सेम यहाँ पर हो जाना है 2 2 जा 4i 20j माइनस 8k। इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। 36i एंड 4i गिव्स मी 40i and 42j and 20j gives me minus 20j and there is no k here, so remaining k is 8k। this is the final value। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेकर के यहाँ पर ये बन जाना है 1/2, जब 4 यहाँ पर रहेगा, और ये बन जाना है 10i माइनस 5j माइनस 2k। सो ये लोकेशन हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की। सो इस वेक्टर RCM की वैल्यू हमारे पास ये है जो हमें फाइंड करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्लाइड पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ masses 2, 4 and 6 ग्राम be at the point 1,1 and 1, then where should be the fourth particle of mass 8 gram be placed so that the position of the center of mass of the new system is 3, 3 and 3। so initially हमसे ये कह रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, शुरुआत में सिस्टम आपको गिवन है 3 पार्टिकल का जिसका मास है 2, 4 and 6 यूनिट ग्राम में। उस टाइम पर इस 3 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सपोजेड यहाँ पर है, उसकी पोजीशन हमारे पास 1,1 है। और अब ये हमसे कह रहा है 1,1 एंड देन वेयर शुड बी द फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 8 ग्राम बी प्लेस्ड सो दैट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम इज 3, 3 एंड 3। अब इस सिस्टम में हमने एक नया पार्टिकल ऐड किया जिसका मास है 8 ग्राम, राइट। सो उस टाइम पर सिंपल सी बात है, अब ये सिस्टम बदल चुका है, इसका मास एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग हुआ, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास चेंज होना ही है, उससे कोऑर्डिनेट कुछ अलग आ गए हैं। वो कोऑर्डिनेट है इसके 3,3,3, तो मान लेते हैं वो यहाँ पर है। हमसे पूछ रहा है कि 8 वाला पार्टिकल हमने कहाँ रखा है ताकि इसका जो न्यू सिस्टम नए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है 3, 3, 3 हो चुका है। सो मान लेते हैं इसके जो पोजीशन है वो फर्स्ट x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 रिजर्व है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए x4 y4 z4 हम कंसिडर कर लेते हैं। सो हमें वैल्यू निकालनी है, पोजीशन निकालनी है 8 ग्राम की, वो कहाँ सिचुएट हुआ है इस सिस्टम में, ताकि जो पहले सेंटर ऑफ मास 1/1 पे था 3, 3, 3 हो गया है। सो हमें वैल्यू x4 y4 z4 की निकालनी है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट केस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी सेंटर ऑफ मास की, वो देखते हैं। सो सेंटर ऑफ मास की फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन हमारे पास है YCM एंड ZCM इक्वल्स टू 1, 1 एंड 1, ये हमारे पास गिवन है। XCM YCM ZCM की वैल्यू हम जानते ही हैं। सो सबसे पहले x1 XCM की वैल्यू निकाल के 1 के इक्वल रख लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास होगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय टोटल मास इक्वल्स टू 1। सिमिलरली YCM की 1 ZCM की 1, इस तरीके से फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं।
So this is m1, m2, m3. m1 is 2, m2 is 4, m3 is 6. So it is 2x1 plus 4x2 plus 6x3 divided by total mass 6 plus 4 10 plus 2 12 equals to 1. After taking 2 as common, I get x1 plus 2x2 plus 3x3 and divided by 6 2 6 equals 1. x1 plus 2x2 plus 3x3 इक्वल्स टू 6. तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिला, मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दिया है. सिमिलरली हम बाई की वैल्यू बाई के टर्म्स में इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, जेड के टर्म में निकालते हैं, वो बाद में देखेंगे. फिलहाल जो हमने काम फर्स्ट केस के लिए किया वो सेकंड केस के लिए यहाँ से कर लेते हैं. यहीं से हमारा x4 निकल जाएगा. फिर यही प्रोसेस हम बाई सी एम के लिए फर्स्ट केस में, फिर सेकंड केस में करेंगे, फिर जेड सी एम को फर्स्ट केस में करेंगे, थर्ड केस में करेंगे. वहाँ से 1 बाई 1 हम x4, y4, z4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो चलेगा. केस सेकंड में क्या हुआ है? सो केस सेकंड में एक और मास इंक्लूड हो चुका है, तो इस बार हमारे पास मास 3 न होकर के 4 होंगे. उस टाइम पर XCM की जो वैल्यू आएगी, चलो पहले लिख लेते हैं. XCM, YCM, ZCM की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो चुकी है 3 एंड 3 पर. बट XCM की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी होगी फोर्थ पार्टिकल सिस्टम के लिए? दिस इज m1 x1, m2 x2, m3 x3 एंड प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई टोटल मास सम ऑफ इंडिविजुअल मास ऑफ द पार्टिकल्स गिव्स मी टोटल मास इक्वल्स टू, ये XCM की वैल्यू है. XCM यहाँ से कंपेयर करके 3 है. वैल्यू पुट कर लेते हैं. यहाँ पर भी आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर ए के इस वाले पार्ट से मीन्स दैट ये पार्ट तो यहाँ पर भी कॉमन है. इस पार्ट की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं. तो चलिए रखते हैं m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 की वैल्यू यहाँ से 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 है 2 कॉमन लेने से पहले. सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2x1 प्लस 4x2, या अदरवाइज आप फिर से दोबारा वहाँ से लिख सकते हैं. दिस इज 6x3 प्लस यहाँ पर m4 x4 है. m4 की वैल्यू 8 किलोग्राम है, सॉरी 8 ग्राम है, तो वो हम यहाँ से रखेंगे 8x4 डिवाइडेड बाई टोटल मास. इस बार मास 8 ग्राम को इंक्लूड करके लेना है. सो 6 4 10 प्लस 2 12 प्लस 8 20 ग्राम इक्वल्स टू, ये 3 के इक्वल चल रहा है. फिर से हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं. सो दिस इज x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 और 2 20 से कैंसिल करके 10 बचाएगा इक्वल्स टू 3. ठीक, यहाँ से x1 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इक्वल्स टू कितना आ गया है 30. यहीं पर लिख लेते हैं. राइट, फिर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए का यूज़ करके हम इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 6 यहाँ पुट कर सकते हैं. सो यहाँ मैंने रखा है 6 इस पूरे पोर्शन की जगह, और प्लस 4x4 मुझे मिला है 30 के इक्वल. यहाँ से 4x4 इक्वल्स टू दिस इज 24 एंड x4 इक्वल्स 24 अपॉन 6 जो मुझे देता है, सॉरी 4 जो मुझे देता है 6 यूनिट, जो भी आप इसमें यूनिट मानो सेंटीमीटर मीटर. यहाँ से मुझे x4 मिल चुका है. फिर से हमें प्रोसीजर दोहराना है. बाई सी एम की वैल्यू 1 है और फिर जेड सिमिलरली जेड सी एम की वैल्यू 1 है. यहाँ से हम बाई के लिए बाई 1 बाई 2 बाई 3 में इक्वेशन बनाएंगे. Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 बनाएंगे. उस तरीके से हम Z4 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी. अगर आप यहाँ पे सिमेट्री देखो तो जो काम हमने XCM के लिए किया है, आप कोऑर्डिनेट को देखिएगा 1 1 1, न्यू कोऑर्डिनेट 3 3 3. सो प्रोसेस आप रिपीट करोगे तो वैल्यूज़ तो बिल्कुल वही है. यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर 3 3 3 है. सो जब आप इसको सिमेट्री देखोगे, सो साफ सी बात है, आप सिमेट्री देखिएगा 3 टाइम्स हो चुके हैं टोटल फैक्टर्स, टोटल आपके कोऑर्डिनेट्स. सो 3 टाइम्स हो चुके हैं. सो आपकी जो वैल्यू है आप देखो 1 3 1 3 1 3. सो जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा y4 वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, बस x1 x2 x3 के बाई 1 बाई 2 बाई 3 होगा. z के लिए z1 z2 z3 होगा, सेम प्रोसीजर आएगा. और वहाँ से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि बाई 4 की वैल्यू भी 6 यूनिट आएगी और z4 की वैल्यू भी 6 यूनिट आएगी. अगर आप सिमेट्री को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्लाइड पे है.
Two bodies of masses 10 kg and 2 kg are moving with velocities 2I minus 7j plus 3k and minus 10I plus 35j minus 3k meter per second respectively. Find the velocity of the center of mass. इस क्वेश्चन में फिर से हमारे पास बाइनरी सिस्टम है जिसमें दो मासेस हमारे पास है m1 10 kg और दूसरा मास है m2 2 kg और इस सिस्टम को हम देख सकते हैं कि ये दोनों मास से चल रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से। इनकी वेलोसिटी हमारे पास है। सो वेलोसिटी पहली हमारे पास है और दूसरी हमारे पास है। वैल्यूज है इनकी 2I 7j एंड 3k। सो 2I 7j प्लस 3k एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास 10 35 एंड माइनस 3 माइनस 10 माइनस 35 एंड 3 k। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ये हमारे पास है वेलोसिटीज इन अलग अलग मासेस की। अब आप ये मान के चलिएगा कि जब दो मास चलेंगे तो हम इन दोनों मास को एक सिस्टम में कंप्राइज करके देख सकते हैं कि ये दोनों मास जो चल रहे हैं एक सिस्टम को जनरेट कर रहे हैं और सिस्टम का जो सेंटर मास है वो कितनी वेलोसिटी से चलेगा हमें वो निकालना है। साफ से मतलब दो पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं वो हमें दे रखा है। अगर हम दोनों पार्टिकल को मिलाकर एक सिस्टम इमेजिन करें कि भाई दो पार्टिकल चल रहे हैं एक सिस्टम का पार्ट है तो उस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, या जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन की ओर को आपको देखिएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें चेक करना है। सो मैं ये मान लेता हूँ इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर मास होगा वो यहाँ होगा और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। इस वेलोसिटी की जो भी लोकेशन है सेंटर मास के लिए मैंने बी से मान ली है। तो जो आपने पोजीशन के लिए सेंटर मास को फॉर्मूला लगाया था वही यहाँ पर फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए लग जाएगा। सो लोकेशन और सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। ये गिवन सिस्टम हमने खुद माना है, किससे निकल जाएगा ये, दिस इज BCM इक्वल्स कितना m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई टोटल मास विच इज़ m1 प्लस m2। फॉर्मूला आपका वही रहना है, जिस क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है वही क्वांटिटी की मल्टीप्लाई आप मास से कर दो। अगर पोजीशन पूछेगा तो पोजीशन यहाँ पर आनी चाहिए इंडिविजुअल, वेलोसिटी पूछेगा वेलोसिटी आनी चाहिए, एक्सेलरेशन पूछेगा एक्सेलरेशन आनी चाहिए, फोर्स पूछेगा फोर्स आनी चाहिए। सो सेम आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट टाइप की कंडीशंस में। वैल्यू पुट कर लेते हैं चलिए। सो m1 इज़ 10 and v1 is 2I minus 7j and plus 3k, right? Plus m2 is 2 and v2 is minus 10I plus 35j and plus का 3k, right? Divided by total mass. Total mass is 10 plus 2. After solving this, I'll get 20I minus 70j plus 30k and plus minus 20I and 35 to the 70j and 3 to the 6k, right? Divided by 10 plus 2 12. सॉल्व कर लीजिएगा इसको। सो 20 is cancelled by 20I and 70j is cancelled by 70j and 30k and 6k. This is 30k divided by 12. This gives me 3k. So the final velocity of the center of mass is 3k and the unit of the velocity of center of mass will be in meter per second the MKS से। So the velocity के coordinate जो हो जाएंगे हमारे पास center of mass के लिए 3k कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।